नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम संवैधानिक विकास की अगली कड़ी की बात करेंगे। हमने 1858 का अधिनियम पढ़ लिया था और उसमें यानी कुछ बातें शेष हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें कि उस समय यानी भारत को दो भागों में बांटा गया था, देसी रजवाड़े व देसी रजवाड़े और एक था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों में बांटा गया था। तो देखो, मैंने पहले बताया आपको कि ये जो राजा महाराजा थे वो गवर्नर जनरल के नाम से काफी चिढ़े हुए थे, इसलिए पद अलग अलग नाम से सर्जित कर दिए गए, व्यक्ति एक ही था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत रजवाड़ों के लिए इसको नाम दे दिया गया वायसराय। ठीक है। और इसके लिए ब्रिटिश प्रांतों के लिए ये क्या रहा, गवर्नर जनरल। ये बात अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश महारानी कंपनी के अधिकार समाप्त करके संपूर्ण शासन अपने हाथ में ले लेती है, अपने हाथ में लेती है। संपूर्ण शासन है ब्रिटिश कंपनी के हाथों में से निकलकर कहां चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के या सम्राट के हाथों में चला गया। अब इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से यानी जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें से एक व्यक्ति को भारत मंत्री या भारत सचिव बनाया गया। भारत मंत्री या भारत सचिव। देखो, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद पाई जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद पाई जाती है, मंत्री परिषद पाई जाती है। तो इनमें से एक मंत्री भारत मंत्री या भारत का सचिव बनाया गया। भारत मंत्री या भारत का सचिव बनाया गया। ठीक है। यह जो भारत का मंत्री या भारत सचिव बनाया गया, इस सचिव के वेतन भत्ते भारत को वहन करने होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। यानी ये प्रावधान किया गया कि जो भारत का मंत्री होगा उसके जो वेतन भत्ते होंगे तो भारत सरकार वहन करेगी, यानी भारत के खर्चे पर ये मंत्री काम करेगा। ये रहेगा ब्रिटेन में, पर इसका सारा जो खर्चा उठाएगा वो कौन उठाएगा, भारत उठाएगा। यानी औपनिवेशिक जो भारत उस समय था या हिंदुस्तान मान सकते हैं, हिंदुस्तान उसका खर्चा उठाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार 1858 के अधिनियम में ये चेंज किए गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिनियम आता है, जो महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, वह अधिनियम है हमारे संवैधानिक विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान देता है, वह अधिनियम है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम।
अधिनियम। देखो, इस अधिनियम को बनाने से पहले ही भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी। अब सांप्रदायिकता की शुरुआत कैसे हुई थी? 1905 में 1905 में जो भारत का उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, फूट डालो वह राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। और इसी वजह से 1905 में बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, इसको दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के लिए व पूर्वी बंगाल मुस्लिम्स के लिए बनाया गया। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता की शुरुआत 1905 में ही हो गई थी। ठीक है, पर इसको वास्तविक रूप दिया गया 1909 के अधिनियम में, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये जान लिया था कि यदि हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे तो भारत में शासन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन दोनों कौमों को अलग अलग अपन बांट के रखेंगे तो ही हम भारत में स्थायी रूप से शासन कर पाएंगे। तो इसके लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन उसी दिन होता था जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन होता था। यानी ये निर्धारित रहता था कि जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसी दिन मुस्लिम लीग का अधिवेशन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हिंदू नेता और जो मुस्लिम नेता है वो आपस में मिल नहीं सके, यानी फूट डालने की शुरुआत कर दी, यानी सांप्रदायिकता की शुरुआत इन्होंने उसी समय कर दी थी। अब आगे बात करते हैं कि 1909 के अधिनियम में ऐसा क्या हुआ। 1909 का जो अधिनियम आता है, उस 9 के अधिनियम में क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में तो जैसे अभी भी हमारे देश में आरक्षण दे रखा है, पर वो आरक्षण इसमें कुछ अलग प्रक्रिया थी। प्रक्रिया ये थी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार यदि चुनाव लड़ता है तो वोट भी मुस्लिम ही देंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की जो सद्भावना की स्थिति थी वह समाप्त कर दी इस अधिनियम के तहत। तो एक दूसरे के प्रति हिंदू और मुस्लिम जो सद्भावना रखते थे उसको खत्म कर दिया, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं और मुसलमानों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की और इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी। उसमें मुस्लिम ही वोट देंगे और मुस्लिम ही उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। तो इस अधिनियम की वजह से भारतीय जो आजादी का जो संघर्ष हमने शुरू किया था उसको गहरा धक्का लगा, क्योंकि हम एक यूनिटी के रूप में, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के रूप में काम कर रहे थे, पर इस अधिनियम की वजह से ऐसा हुआ। देखो, भारत में इस अधिनियम की काफी आलोचनाएं हुई और के मुंशी ने कहा था कि ये उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या है। के.एम. मुंशी ने कहा था कि ये भारत में उभरते हुए
लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, यानी ये अधिनियम भारत में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी उभर रही थी, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को इन्होंने क्या कर दिया, एक सांप्रदायिक शासन प्रणाली में बदल दिया। इसलिए केएमएमसी ने कहा था कि ये भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की क्या है, हत्या है। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम की आलोचना की जाती है। अब नेक्स्ट जो भारतीय संविधान के विकास में जो अगला बिंदु है हमारा, वो है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। देखो, भारतीय शासन में यानी ये पहला अधिनियम था जिसकी खुद की क्या थी, प्रस्तावना। और 1935 का अधिनियम जब बनाया गया तो इसी अधिनियम की प्रस्तावना को शामिल किया गया था। यानी 1935 के अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें यानी प्रस्तावना के रूप में उपयोग किया गया था। अब 1919 का अधिनियम क्या था, देखो, केंद्रीय स्तर पर यानी 2 सदनों की स्थापना की गई। 2 सदनों की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ ब्रिटिश जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसने अपने विषयों को प्रांत स्तर पर बांट दिया। इसलिए इसी प्रांतों में द्विवेद शासन की भी स्थापना कहा जाता है। केंद्र स्तर पर 2 स्तर के सदनों की स्थापना की गई और इसी के साथ साथ प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना कब की गई, 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और इस अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पे ये प्रावधान किया गया कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा इस अधिनियम में जो प्रांत या देशी राज्य थे, देशी राज्य, उनके लिए एक आयोग या मंडल की स्थापना की गई। आयोग या मंडल की स्थापना की गई, उसे कहा जाता है नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल कहा जाता है। ठीक है, प्रांतों के लिए यानी देशी रजवाड़ों के लिए एक मंडल की स्थापना की गई। उस मंडल को नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल कहा जाता है। नरेंद्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थापना या नरेश मंडल की स्थापना 1921 में की गई। ठीक है,
अब देखो 1919 के अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए, जिनमें एक प्रावधान ये किया गया कि अधिनियम के लागू होने के बाद 10 वर्ष की अवधि में इस अधिनियम की जांच करने के लिए भारत में एक आयोग भेजा जाएगा। ठीक है, भारत में एक आयोग भेजा जाएगा। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए भारत में एक आयोग भेजा जाएगा। तो इसके लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये 7 सदस्यीय कमीशन जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ये कमीशन सन 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन कब आता है भारत में? सन 1928 में भारत आता है। और भारत में इसका विरोध होता है। इसका विरोध का कारण ये था कि इसके विरोध का कारण ये था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इसे गो बैक के नारे दिए गए। नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन की तरफ से आपके लिए आगे भी यही क्लासें चलती रहेंगी। आज का वीडियो यहीं तक, बाकी जो संविधानिक विकास की यात्रा है वो चलती रहेगी। मैं डॉक्टर उदयलाल मीणा आपसे आगे भी रूबरू होता रहूंगा। नमस्ते।